हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशन की बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एप्लीकेशन से पहले टेम्परेचर में कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इन जनरल ऑल डिसोसिएशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। मतलब वो सभी रिएक्शन जिनमें मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन हो रहा है और नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो रिएक्शंस होती हैं डिसोसिएशन रिएक्शंस। तो इन जनरल जितनी भी डिसोसिएशन रिएक्शंस होती हैं बेटे, वो एंडोथर्मिक होती हैं, एक्सेप्शन ये जो रिएक्शन है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ जो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि NO का फॉर्मेशन कर रहा है, दिस रिएक्शन इज एन एक्सेप्शन। यहां मैं देख रहा हूं कि एसोसिएशन हो रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहे हैं? एसोसिएट हो रहे हैं। और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है? एंडोथर्मिक है। क्या है? एंडोथर्मिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। In general, all association reactions are endothermic. All dissociation reactions are endothermic and all association reactions are exothermic. Association means what? जहां पर जुड़ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं और नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना? ये इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई, या तो ये तरीका है कि मैं रिएक्शन को देखूं और रिएक्शन को देखकर बता दूं कि एसोसिएशन हो रहा है तो जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डिसोसिएशन हो रहा है तो जी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। या इन तीनों में से कोई भी एक केस दिया जा सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक केस दिया जा सकता है। या तो आपको रिएक्शन लिखकर उसके साथ डेल्टा एच का वैल्यू दे दे, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। या रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ माइनस लगा हुआ है और हीट दे रखी है, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। या A प्लस बी प्लस हीट दे रखी है, जो भी वैल्यू है, साथ में प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो ये जो केस हमने लिखा है, ये केस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। कौन सा केस है? एंडोथर्मिक। जब मैं एक्सोथर्मिक की बात करता हूं,
या मुझे ये केसेस दिए हो सकते हैं कि अगर मुझे रिएक्टेंट गिव्स अस प्रोडक्ट दे रखा है तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव दे रखा है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, या प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन में हीट की कोई वैल्यू दे रखी है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, या रिएक्टेंट के साथ माइनस साइन में हीट की कोई वैल्यू दे रखी है और प्रोडक्ट दे रखा है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो ये 3 केस मेरे पास किसके हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। मतलब इस तरीके से मैं पहचान सकता हूं कि दी गई रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। आने वाले केसेस में हम जानेंगे कि ली शैटलियर प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस। चलो, तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि कैसे हम रिएक्शन को देखकर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अब हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। हमसे क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ ली शैटलियर प्रिंसिपल टू द केमिकल इक्विलिब्रियम। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। हम देख सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की ईल्ड की या रिएक्टेंट के ईल्ड की क्या संभावनाएं बनती हैं। मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं? जैसे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया का मतलब क्या हो गया जी? अमोनिया का फॉर्मेशन। तो मैंने सबसे पहले ये रिएक्शन लिख ली, क्योंकि हो सकता है मुझे रिएक्शन लिखी मिले, हो सकता है रिएक्शन लिखी ना मिले, तो मुझे तो भैया रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। मैंने लिख ली अमोनिया का सिंथेसिस मतलब हेवर्स प्रोसेस। हेवर्स प्रोसेस मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब वो हमसे क्या कह रहा है? वो हमसे कह रहा है कि अमोनिया कब ज्यादा बनेगा। मतलब वो आपसे 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। पहले तो पूछ सकता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में किन कंडीशंस में जाएगी, या वो बोलेगा कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया कब ज्यादा होगा, या वो पूछेगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कब ज्यादा होगा, या बोलेगा मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया कब मिलेगी। जितनी भी स्टेटमेंट हैं वो सब एक ही बात बोल रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो वो सीधे सीधे बोल देगा कि इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है तो क्या कंडीशन होगी, या वो बोलेगा अमोनिया के फॉर्मेशन या अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी, या वो आपसे बोलेगा कि किस कंडीशन में मुझे मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया मिलेगा। मतलब सारी की सारी चीज़ें एक ही बात की ओर इशारा कर रही हैं, और वो बात है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कब जाएगी जी? मुझे पता है, सर ने बताया था कि जब मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूंगा, जब मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब मैं लिख सकता हूं रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन बढ़ा दूं, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ा दूं, या दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं, या दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं, तो रिएक्शन कहां जाएगी? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कंडीशन नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देख लिया अपन ने, है ना। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। तो क्या इन्होंने मुझे ये बताया है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? नहीं सर, नहीं बताया है। उन्होंने तो केवल सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बोला है। तो मैंने देखा, अच्छा क्या हो रहा है सर? ये तो एसोसिएशन हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एसोसिएट हो रहे हैं, और एसोसिएट होकर क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। एसोसिएट होकर क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। मैं कहूंगा हाँ, मतलब क्या? आप बोलोगे सर एक्सोथर्मिक। मतलब क्या? आप बोलोगे एक्सोथर्मिक। मतलब रिएक्शन क्या हो गई है? एक्सोथर्मिक हो गई है। कैसे पता चला? सर आपने अभी जनरलाइजेशन में बताया था कि ऑल एसोसिएशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। तो पता चल गया जी, रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। कहां भेजना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब जाती है फॉरवर्ड रिएक्शन में? जब टेम्परेचर कम करते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर और के एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तब के की वैल्यू बढ़ेगी, और जब के की वैल्यू बढ़ेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब दूसरा केस क्या है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कम होना चाहिए।
अगर टेम्परेचर कम कर दूंगा तो ये भी फेवर करेगी अमोनिया के फॉर्मेशन का, यानी कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजने में हमारी मदद करेगी। ठीक है भैया, अब क्या करें, अब हमने बात कर ली किसकी, अब प्रेशर की बात करें। चलो बहुत ध्यान से समझना फिर से, मैं रिएक्शन को कहां भेजना चाहता हूं, मैं रिएक्शन को भेजना चाहता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फोर मोल्स और 2 मोल्स, बैकवर्ड डायरेक्शन में वी हैव 4 गैसियस मोल्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वी हैव 2 गैसियस मोल्स। सो वेयर वी वांट टू शिफ्ट द रिएक्शन, सर वी वांट टू शिफ्ट द रिएक्शन इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर लेस। हम रिएक्शन को उस डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं जहां पर गैसियस मोल्स कम है, जहां पर गैसियस मोल्स क्या हैं, कम है। अच्छा जी, क्या करना पड़ेगा, अरे सर ये तो आपने बताया था कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होता है जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है, और मुझे इस रिएक्शन को वहीं भेजना है जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है। मतलब व्हाट वी हैव टू डू विद प्रेशर, वी मस्ट इंक्रीज इट। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा, हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा। और क्या करते हैं, और क्या कर सकते हैं, सर मैं वॉल्यूम को घटा सकता हूं, क्योंकि वॉल्यूम को घटाने पर भी इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होता है जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है। और क्या कर सकते हैं कि जो अमोनिया फॉर्म होता जा रहा है, मैं उस अमोनिया को एस्केप करता जाऊं, अलग से कलेक्ट करता जाऊं, तो बार बार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाएंगे और उस अमोनिया को मैं कलेक्ट करता जाऊंगा। इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। देखें जरा क्या कह रहा है हमसे, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ अमोनिया फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। देख लीजिए, यही बात हमने यहां पर आपसे की है। कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन का बढ़ाया, हाइड्रोजन का बढ़ाया, दोनों का बढ़ाया, टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है, वॉल्यूम कम है, और रिएक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, देखो बेटा सबसे पहले इस रिएक्शन को 2SO2 प्लस O2 गिव्स अस 2SO3, और प्रोडक्ट के साथ क्या है, हीट दे रखी है, प्लस हीट। प्लस हीट किसका रिप्रेजेंटेशन है, हाँ सर आपने बताया था ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। आपने बोला था जब भी प्रोडक्ट के साथ प्लस हीट की कोई वैल्यू दे रखी हो तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन हो गई जी एक्सोथर्मिक। अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, देखें जरा, (2SO2 plus O2 is in equilibrium with 2SO3. Now what we want to do, we want to form sulfur trioxide। मतलब मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करना चाहता हूं, सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड बढ़ाना चाहता हूं, या सरल सीधे शब्दों में मैं रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना चाहता हूं। फिर से देखिए सेम कंडीशंस मुझे याद आ रही हैं। मैं सबसे पहले क्या कह रहा हूं, मैं सबसे पहले आपसे कह रहा हूं कि प्रोडक्ट साइड में अगर मुझे रिएक्शन को भेजना है, प्रोडक्ट साइड में अगर मुझे रिएक्शन को भेजना है तो मुझे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो ईदर वी मस्ट इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और बोथ। और बोथ मतलब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊंगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। देखें यहां पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजने के लिए मुझे क्या करना होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजने के लिए सर टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। चलिए टेम्परेचर को कम कर दिया। अब देखें प्रेशर का इफेक्ट, यहां रिएक्टेंट साइड में वी हैव 3 गैसियस मोल्स, यहां प्रोडक्ट साइड में वी हैव 2 गैसियस मोल्स। हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू शिफ्ट द रिएक्शन
in forward direction, यानी कि in that direction where the number of gaseous moles are decreasing, what we have to do, we must increase pressure. प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाते हैं तभी रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम हैं, या वॉल्यूम को घटाते हैं तब भी रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम हैं. सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, देखो भैया मजा आ जाएगा, ये वही वाला केस आ गया. N2 plus O2 is in equilibrium with 2NO, और देखो यहां पर माइनस साइन लगा हुआ और बोल रहा है रिएक्शन एंडोथर्मिक है. प्रोडक्ट के साथ माइनस साइन एंडोथर्मिक रिएक्शन की ओर इशारा कर रहा है, जबकि आप क्या देख रहे हो, रिएक्शन एसोसिएशन है. और एसोसिएशन रिएक्शन तो इन जनरल क्या होती है, एक्सोथर्मिक, लेकिन ये क्या है, एंडोथर्मिक है. ये क्या है, एंडोथर्मिक है. अब हम चाहते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस हो, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड की यील्ड बढ़े, या फिर से सरल सीधे शब्दों में रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए. किस डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए. चलो भैया रिएक्शन लिख रहे हैं. N2 plus O2 is in equilibrium with 2NO. क्या चाहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं. क्या करना पड़ेगा, या तो नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, या तो ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, या तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. नाउ व्हाट वी शुड डू विद द टेम्परेचर, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के फॉरवर्ड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, मींस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के का वैल्यू बढ़ेगा. के का वैल्यू बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाना होगा. क्या प्रेशर का कोई फर्क पड़ेगा, तो मैंने देखा यहां पर मेरे पास 2 मोल्स हैं, यहां पर भी मेरे पास 2 मोल्स हैं, दोनों तरफ मोल्स बराबर हैं, डेल्टा एन की वैल्यू 0 है. सर ने हमें बताया है कि जब भी डेल्टा एन की वैल्यू 0 होती है तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम. तब प्रेशर और वॉल्यूम का इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो देख लीजिए, हाई टेम्परेचर, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारे पास केस हो गया. किसके लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए. फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज कैलोरी, CaL. चलिए देखें जरा, 2NO plus O2 is in equilibrium with 2NO2. 2NO2 क्या दे रखा है, प्रोडक्ट के साथ हीट दे रखी है, मतलब रिएक्शन क्या है, लिख देता हूं, इट इज एक्सोथर्मिक. इट इज एक्सोथर्मिक. रिएक्शन तो हो गई जी एक्सोथर्मिक. बहुत अच्छी बात है साहब. NO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहता हूं, हमेशा की तरह रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना चाह रहा हूं. क्या करना पड़ेगा, सर या तो NO के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो, सर या तो O2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो, या सर दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो. दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. और क्या कर सकते हैं सर, सर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना चाहता हूं, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा सर, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के. टेम्परेचर कम करूंगा, के बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. यहां देखें वी हैव 3 गैसियस मोल्स, यहां देखें वी हैव 2 गैसियस मोल्स. क्या करना चाहते हैं, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब उस डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हैं जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है. क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अरे वाह, देखें, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, एक्सेस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो ये मेरे पास एक और एप्लीकेशन थी. इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे. डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड.
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का डिसोसिएशन। देख लीजिए जिस तरीके से इन्होंने यहाँ से रिप्रेजेंट किया है, ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन का बताया है। किसका रिप्रेजेंटेशन बताया है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन बताया है। PCl5 is in equilibrium with PCl3 plus Cl2। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है एंडोथर्मिक। क्या चाहता हूं? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करना चाहता हूं, मतलब फिर से चाहता हूं रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। क्या करूं? PCl5 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सही काम हो गया। अब क्या करूं? रिएक्शन एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना चाहता हूं, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब तक ये बात दिमाग में सेट हो गई होगी कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है, तो टेम्परेचर को घटाएंगे। यहाँ टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। चलिए देखें, यहाँ कितने गैसियस मोल? यहाँ पर 1 मोल। प्रोडक्ट साइड में कितने गैसियस मोल? यहाँ पर 2 गैसियस मोल। रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना चाहता हूँ, मतलब किस डायरेक्शन में भेजना चाहता हूँ? जहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज़्यादा हैं। जहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज़्यादा हैं तो प्रेशर के साथ क्या करूँगा? प्रेशर को कम करना पड़ेगा। प्रेशर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर को कम करते हैं तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होते हैं और इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज़्यादा हैं। अगर किसी केस में प्रेशर को कम करना पड़ रहा है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। तो भैया ये मेरे पास कंडीशन हो गई किसके लिए? PCl5 के डिकम्पोजिशन के लिए। Application to the physical equilibrium. Le-Chatelier principle is applicable to the physical equilibrium in the following manner. In this reaction, volume is decreased from 1.09 to 1.01 cc per gram. कौन सी रिएक्शन है? At high pressure, more water is formed as it absorbs heat. At high pressure, more water is formed and it is accompanied by decrease in volume. At high pressure, melting point of ice is lowered while boiling point of water is increased. मेल्टिंग ऑफ सल्फर। मेल्टिंग ऑफ सल्फर मतलब ये है सल्फर सॉलिड और ये है सल्फर लिक्विड। देखें जरा क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड भेजना चाहता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? चूंकि मेल्टिंग है तो मेल्टिंग बिना हीट के पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है यार, ये रिएक्शन क्या है बच्चों? ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। तभी मैं रिएक्शन को किस डायरेक्शन में भेज पाता हूं? रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना चाहता हूं। अब एट हाई प्रेशर लेस सल्फर विल मेल्ट। जैसे ही प्रेशर ज्यादा किया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए? कम हुए। रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी? सॉरी, प्रेशर को ज्यादा किया तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़े। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़े तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगी जहां पर प्रेशर का इफेक्ट मिनिमम है। सॉलिड साइड में प्रेशर का इफेक्ट मिनिमम होगा, क्योंकि यहां तो गैसियस मोल्स की बात कर नहीं सकता। प्रेशर बढ़ाया, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़े तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है। तो यहां तो गैसियस मोल्स है नहीं, तो प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। कहां शिफ्ट होगा? वहां जहां प्रेशर का इफेक्ट मिनिमम है। तो लिक्विड और सॉलिड में कंपैरिजन करूं तो कहां पर प्रेशर का इफेक्ट मिनिमम है? सर प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड साइड में मिनिमम है। मतलब लेस सल्फर विल मेल्ट एज मेल्टिंग इंक्रीजेस वॉल्यूम। हाई प्रेशर पर सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया? H2O लिक्विड H2O गैस मतलब वेपर। फिर से भाई क्या करोगे आप? ये कौन सा केस है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का केस है, क्योंकि बॉइलिंग में हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी।
एंडोथर्मिक। अब यार क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, मुझे वेपर्स को अगर बढ़ाना है, मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा या प्रेशर को कम करूंगा। टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा या प्रेशर को कम करूंगा, तभी दोनों केसेस में रिएक्शन कहां जा पाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देख लीजिए, हाई प्रेशर मोर वेपर्स आर फॉर्म, हाई प्रेशर वेपर विल कन्वर्टेड एट ए डिक्रीज वॉल्यूम, high pressure boiling point of oil is increased, boiling point of water is increased, this is the principle of pressure cooker। हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में प्रेशर ही तो बढ़ा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में क्या क्या सीखा। हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन देखी, जहां हमें पता चला कि इक्विलिब्रियम हमें हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस में मिलता है। यहाँ हमने टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देखे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यहाँ हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, जहाँ से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को डराइव किया। फिर हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पढ़े। उसके बाद हमने क्या किया, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पढ़े। उसके बाद हमने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीखा, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। फिर ली शैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा और ये हमने उसके एप्लीकेशंस देखे। यही वो क्वेश्चंस हैं जो ली शैटलियर प्रिंसिपल पर आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आप अप्लाई कर पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच।